हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया हो गए। चलिए बच्चों, आज हम फिर से आए हैं आपके सामने एक नए वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम बहुत सारी नई चीजें कर पाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, कोई भी जो चार्ज होता है, जब आप चार्ज को रखते हैं, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी कि अगर आप एक चार्ज को स्टैटिक रखते हैं तो वो चार्ज अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है, जिस रीजन में उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस किया जा सकता है। दैट रीजन अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई, केवल ये बता देना कि एक चार्ज के चारों तरफ फील्ड होती है, इससे आप उसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। तो क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी बताती है कि फील्ड कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। अब इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है? किसी भी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप बेसिकली किसी भी चार्ज की फील्ड में एक दूसरे चार्ज क्यू नॉट को रख दीजिए, तो वो क्यू नॉट जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर यूनिट चार्ज को वहां रखा जाता, वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मान लो क्यू नॉट को रखा तो फोर्स एफ आई, तो यूनिट चार्ज के लिए फोर्स कैसे निकलेगी? एफ अपॉन क्यू नॉट। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एग्जिस्ट कर सकती है और उसको मेजर किया जा सकता है बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। जब भी आप कोई चार्ज लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, तो इस क्यू के चारों तरफ इसकी फोर्स को महसूस किया जा सकता है। अगर आप कूलम्स लॉ याद करें, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, अगर कोई चार्ज क्यू नॉट इसके चारों तरफ रखता हूं, अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स F विल बी 0 एट आर इक्वल्स इंफिनिटी। यानी इस चार्ज कैपिटल क्यू की जो फोर्स है वो जीरो कहां पर जाकर के होगी? इंफिनिटी पर जाकर के होगी। इसका मतलब इसकी फोर्स को मैं इंफिनिटी तक महसूस कर सकता हूं, तो इसी को बोलते हैं इसकी फील्ड। तो एक पॉइंट चार्ज की फील्ड कहां तक एग्जिस्ट करती है बच्चों? इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। अब मान लीजिए मैं इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट रख देता हूं, तो मुझे पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये क्यू नॉट इस कैपिटल क्यू की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ। ठीक, तो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगी बच्चों? क्यू नॉट चार्ज के ऊपर लगी एफ। तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? एफ अपॉन क्यू नॉट। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है किसी भी पॉइंट चार्ज की, उसको डिफाइन किया जा सकता है एज एफ अपॉन क्यू नॉट। अब एक दिक्कत आ जाती है यहां पर। दिक्कत क्या आती है? इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये माना कि हमारा ये वाला चार्ज ये फील्ड बना रहा है, लेकिन हमने ये नहीं माना कि ये क्यू नॉट कोई फील्ड बना रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि कोई चार्ज तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा चार्ज करेगा ही नहीं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि चाहे छोटा चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो, फील्ड जरूर बनाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कैपिटल क्यू के साथ साथ ये क्यू नॉट भी फील्ड बनाएगा। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी चार्ज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। यानी जितना बड़ा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो रियल लाइफ में ये भी अपनी फील्ड बनाएगा और ये भी अपनी फील्ड बनाएगा। तो अगर मैं यहां कहीं फील्ड निकाल रहा हूं तो एक्चुअली में सिर्फ कैपिटल क्यू की फील्ड नहीं होगी, बल्कि कैपिटल क्यू और क्यू नॉट दोनों की फील्ड का वेक्टर सम एग्जिस्ट करेगा। अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? इस प्रॉब्लम को हम ऐसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो अगर मैं इस चार्ज को ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो मान लूं, यानी ये इतना छोटा हो जाए कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है, तो लगभग लगभग इस क्यू नॉट की फील्ड कितनी बन जाएगी बच्चों? इस क्यू नॉट की फील्ड जो है वो भी बन जाएगी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है ना? तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम इसको कंसिडर करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो क्यू नॉट है
ये इतना छोटा हो जाता है कि इसकी फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तब हम एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तब हम कह सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट अप्रोचेस जीरो या टेंड्स टू जीरो F अपॉन Q नॉट। यहां पर इसका मतलब है, जो लिमिट मैंने लगाया इसका मतलब है कि Q नॉट इतना छोटा हो गया कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई, जिसकी वजह से उस पर लगने वाली फोर्स भी जो है, जो उसकी खुद की फील्ड है, वो भी जीरो हो गई। यानी अब जो मैं फील्ड नापूंगा वो प्योरली हमारे सोर्स चार्ज की होगी। सोर्स चार्ज क्या होता है? जो फील्ड बना रहा है या जिसकी फील्ड को हम मेजर कर रहे हैं, जो उस फील्ड को नापने के लिए आप दूसरा चार्ज यूज करते हो, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो हमारे इस एग्जांपल में कैपिटल Q बन गया सोर्स चार्ज और Q नॉट बन गया टेस्ट चार्ज। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की, जो इंटेंसिटी है इसकी यूनिट की। देखिए मैंने फील्ड का बेसिक फॉर्मूला बताया, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। अब हम सबको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम, तो इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन पर कूलम। तो ये इसकी एसआई यूनिट है। अब इसी तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालें, इसकी सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, कमेंट्स में बताना मुझे सीजीएस यूनिट क्या बनेगी इसकी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको पता है mlt-2 होता है और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा mlt-3 a-1, ये बन जाता है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे हमारा कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन कि क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं ये एक रीजन है जहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और मुझे ये पता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पॉइंट P पर एक चार्ज Q नॉट ला के रख देता हूं तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी। अगर आप E1 का फॉर्मूला देखो तो वो हो जाएगी F1 अपॉन Q नॉट, इसका मतलब F1 की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट E। सिमिलरली अगर मैं वो Q नॉट चार्ज यहां पर ला करके रख दूं तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, E2 हो जाएगा F2 अपॉन Q नॉट, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट इंटू E2। तो अगर आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से अगर मुझे कहीं पर एक चार्ज रख करके उस पर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? आपको सिंपली उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको मिल जाती है फोर्स ऑन अ चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक, चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। अगर हम ग्रेविटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स करें, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in an electric field of intensity 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, आपसे कहा गया एक कॉइन है जिसका मास है 1.6 ग्राम। तो बच्चों जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा सबसे अच्छा तरीका होता है जो वेरिएबल्स उसमें दिए गए हों उनको ऐसा यूनिट्स में लिख लीजिए और जो कैलकुलेट करना हो उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। ऐसा करने से हमारे लिए फिगर आउट करना आसान हो जाता है कि कौन सा वहां पर फॉर्मूला अप्लाई होना है। ठीक है, तो हमें मास दिया गया है बच्चों, यहां पर मास की वैल्यू है 1.6 ग्राम, जिसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो 1.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम बन जाता है, जो कि एसआई यूनिट हमें दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर दी गई है, E की वैल्यू है बच्चों 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर n हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऐसे जा रही है, ठीक, ये हमारी कॉइन है जो यहां पर है, ये हमारी कॉइन है। ठीक है, अब जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा, तो अगर आप याद करो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो होता है पॉजिटिव। इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने कहा लेट Q बी द चार्ज, मैंने कहा लेट Q बी द चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है यहां पर E। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो बच्चों याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर आप वो जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको ध्यान से समझो, ये जो हमने सीखा था अभी, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E वेक्टर। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये Q नॉट पॉजिटिव हो जाएगा तो F और E की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। तो याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये Q नॉट नेगेटिव हो जाए तो जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस Q नॉट E। तो F वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस Q नॉट E वेक्टर। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वेक्टर में माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की तरफ जा रही है और यहां पर एक चार्ज है माइनस Q नॉट, तो माइनस Q नॉट पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अब यहां पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद इस कॉइन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके पास अपना मास भी है बच्चों। तो मास की वजह से इसका जो वेट होगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्वेश्चन ने कहा ये वही सस्पेंडेड रहे, देखो क्वेश्चन कह रहा है इट में जस्ट फ्लोट। जस्ट फ्लोट का मतलब वही रहे, ना तो नीचे गिरे ना ऊपर उड़ जाए। ऐसा तो तभी पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए तभी तो पॉसिबल है ऐसा। और इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट फोर्स होती है वो होती है 0। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कॉइन शुड बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कॉइन पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स को प्लस लेता हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स को मुझे माइनस लेना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं F माइनस एम जी शुड बी इक्वल्स टू 0, या F शुड बी इक्वल्स टू एम जी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी कॉइन के ऊपर उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए, वेट ऑफ द कॉइन के बराबर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो फोर्स लगेगी QE और mg के बराबर हो जाएगा। तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला आता है mg अपॉन E। ठीक है, अब अगर आप क्वांटाइजेशन का यूज करो, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। यूजिंग क्वांटाइजेशन, अगर मैं क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल करूं बच्चों तो मैं ये कह सकता हूं Q इक्वल्स टू Ne, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा Ne इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल E। तो n का फॉर्मूला आ जाएगा mg अपॉन स्मॉल e इनटू कैपिटल E। हमें ये नंबर ही निकालना था। अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपको n के फॉर्मूला में m, g, e और कैपिटल E की वैल्यूज प्लेस करनी है।
ठीक है ना, बस हमको इतना ही करना है। तो लेट्स प्लेस द वैल्यूज। m हमको दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। हम यूनिट्स नहीं लिखते अभी, हम सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और g की वैल्यू बच्चों हम लेते हैं 9.8। अगर क्वेश्चन में 10 गिवन हो आप सिर्फ तभी 10 लेंगे, अदरवाइज यू विल ऑलवेज कंसीडर 9.8, ठीक है जी। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये हम सब जानते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। और क्वेश्चन ने कैपिटल E की वैल्यू हमको दी है 10 रेज टू पावर 9। 1.6 से 1.6 कैंसिल हुआ, ये -19 और +9 हुआ -10, -10 ऊपर चला गया तो आ गया 9.8 इंटू 10 की पावर 10 -3, क्योंकि -10 जब ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर 7। यानी आपको इस कॉइन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? 9.8 इंटू 10 की पावर 7। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम carrying a charge of 2 into 10 की पावर -8 कूलम is at rest in a horizontal uniform electric field। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है फील्ड, यहां पर ध्यान रखना। फाइंड द टेंशन, टेंशन निकालनी है इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विथ द वर्टिकल। तो आपको एंगल भी निकालना है और टेंशन भी निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है जी। हम यहां पर मान लेते हैं हमारे पास जो पेंडुलम है बच्चों, वो हो जाती है ये पेंडुलम की रेस्ट पोजीशन है जब कोई फील्ड इस पर नहीं थी, देयर वाज नो फील्ड, ठीक है। अब अगर हमने इसी पेंडुलम को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो भाई पेंडुलम इधर की तरफ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि हमें पता है अगर फील्ड राइट की तरफ होगी, अगर फील्ड राइट की तरफ होगी तो जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इस पर लगने वाली बच्चों वो यहां पर लग जाएगी है, ठीक। अब क्योंकि इसके पास कुछ वजन है तो इसका वेट, इसके पास मास है तो इस पर वेट भी होगा mg, ठीक। और इस धागे में खिंचाव पैदा होगा, उसी खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। आप कहोगे सर टेंशन तो वो है जो हमको फिजिक्स का क्वेश्चन देख के लगती है। नहीं बच्चों, ये टेंशन फोर्स होती है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है ना, हमें थोड़ी पता है ये बात। तो हम कहते हैं यहाँ से वर्टिकल से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम कहते हैं भाई वर्टिकल से इसका ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। हम मान लेते हैं ये एंगल जो है थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। हमें नहीं पता ये थीटा क्या है। बात क्लियर हो गई सबको? यस और नो? अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? देखिए मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, क्लास 11th में भी। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप ये देखो, पहले कोई फोर्सेस ऐसी हैं जो एक्सिस के अलोंग है, एक्स वाई एक्सिस पर। तो हम नोटिस कर रहे हैं एफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एम जी वाई एक्सिस की तरफ है, डाउनवर्ड वाई एक्सिस की तरफ। लेकिन एक फोर्स टेंशन है जो टेढ़ी तिरछी है, कुछ एंगल पर है। तो बेस्ट तरीका होता है यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स P को, ये जो टेंशन है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में। अब हम सबको पता है ये और ये पैरेलल हो गए तो ये बन गई ट्रांसवर्सल। अब जैसे ही ये बन गई ट्रांसवर्सल बच्चों, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये भी बन जाएगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। अब जब ये थीटा बन गया तो ये वाला जो कंपोनेंट है टेंशन का जिसके साथ थीटा होता है वो होता है कोसाइन कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर वाला होता है साइन कंपोनेंट। तो हमारे पास दो फोर्सेस निकल के आई, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। अब हमें ये बात पता है कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब रुकी हुई है। रुकी हुई कब होगी? जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है फिलहाल, जो चार्ज है या पेंडुलम जो है। तो अब पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस पर अपना इक्विलिब्रियम होगा, वाई एक्सिस पर अपना इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस की भी नेट फोर्स जीरो,
और y एक्सिस की भी नेट फोर्स 0। तो अगर मैं पॉजिटिव x वाली डायरेक्शन को प्लस लूंगा तो नेगेटिव x को माइनस लेना पड़ेगा, अगर मैं पॉजिटिव y को प्लस लूंगा तो नेगेटिव y को माइनस लेना पड़ेगा। तो मैं फॉर x एक्सिस मैं लिख सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग x एक्सिस। अगर x एक्सिस के इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैं कह सकता हूं f माइनस टी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। देखो f पॉजिटिव डायरेक्शन में थी तो प्लस लिखा, t साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में था तो माइनस लिखा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स हो जाती है बच्चों 0। ठीक, समझ में आया सबको? तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर f या t साइन थीटा शुड बी इक्वल टू f, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से हम y एक्सिस का भी इक्विलिब्रियम ले सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग द y एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस का इक्विलिब्रियम देखूं तो ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव तो t cos थीटा को पॉजिटिव, नीचे वाली फोर्स को नेगेटिव तो mg को नेगेटिव, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। या मैं कह सकता हूं t cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg। बात समझ में आई सबको? यस और नो? अब हमें सिर्फ इतना करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। तो हम कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आ जाएगा t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल्स टू f अपॉन mg। अब ये t से ये t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा, तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा। अब ये जो f है बच्चों, अगर इस पर q चार्ज था, हम मान लेते हैं इस पर जो चार्ज था वो था q, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी थी E, तो ये जो फोर्स हो जाएगी F, इस F को हम QE लिख सकते हैं ना, है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सीखा था। तो मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूंगा QE अपॉन mg, और अगर आपको थीटा निकालना हो तो आप इसका करेंगे tan इनवर्स QE अपॉन mg। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ये तो आ गया एक्सप्रेशन फॉर थीटा। ठीक है, अब बचा भाई टेंशन कैसे निकालें, तो उसके लिए बड़ा आसान काम है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप स्क्वायर और ऐड कर दो, आप लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो पहले मुझे t को एलिमिनेट करना था, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक t और एक थीटा, दोनों इक्वेशन में, है ना? तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन लगेंगे, है दो इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करें? एलिमिनेशन मेथड से। तो पहले मैंने डिवाइड करके t को एलिमिनेट कर दिया, अब जब मैं स्क्वायर और ऐड करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास t का आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। यही बनेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी 1, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। यही बन जाएगा बच्चों, देखो। ठीक, अब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में जो भी एक वैल्यूज आपको दे रखी हैं आप वो पुट करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगी टेंशन। ठीक, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक, आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया हो बच्चों। चलिए अब एक बड़ी मजेदार सी डेरिवेशन करेंगे हम लोग। ये है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी से छोड़ दिया जाए तो हमें ये बताना है कि उसका मोशन, उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो बस ये बिल्कुल वैसा ही है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, समझते हैं बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं बच्चों हमारे पास ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट,
और ये है नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अब यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज Q को प्रोजेक्ट करते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ सपोज मान लिया, हमने प्रोजेक्ट कर दिया, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर यहां पर फील्ड ना होती तो चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगती। हम यहां पर ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वी आर ओनली कंसिडरिंग फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर निग्लेक्टिंग ग्रेविटी। ये ध्यान रखना है, इसमें हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी नहीं है और कोई फील्ड भी नहीं है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो ये पार्टिकल जो है तब अपना जो पाथ फॉलो करेगा वो स्ट्रेट होगा। ठीक है, और ये इस पॉइंट ए पर आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ड्यू टू फील्ड वो नीचे लगेगी। इस पर जो फोर्स लगेगी वो QE के बराबर होगी और वो नीचे होगी। इसकी वजह से इसके ऊपर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। यहां पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में A। हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से चार्ज Q पर जो फोर्स लगेगी F इक्वल्स टू QE। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स तो ma के बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं ma शुड बी इक्वल टू QE, या a की वैल्यू आ जाएगी QE अपॉन m। तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जो कि किस डायरेक्शन में है बच्चों, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द एक्सेलरेशन इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इस पर एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसके मोशन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कैसा मोशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, आगे जाएगा अपनी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है तब वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन करवा पाता है। तो ये जो एक्सेलरेशन A है ये क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये इस पार्टिकल को बेंड करेगा, तो इसका पाथ जो है वो एक कर्व्ड पाथ होगा और इसकी ट्रेजेक्ट्री जो आएगी वो पैराबोलिक आएगी। अब पैराबोलिक के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो हम वो प्रूव करते हैं। देखिए, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, तो जब भी कोई वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में होता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 हो जाता है। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन है वो y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसका जो कंपोनेंट है x एक्सिस का वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं यहां पर, ठीक है, या आप वो लगा लो सेकंड इक्वेशन x डिस्टेंस के लिए, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा ux तो है u, x इक्वल्स टू ut, और क्योंकि ax 0 है तो ये बन जाएगा 0, तो मैं कह सकता हूं t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u। अब ये t x क्या है बच्चों, ये जो x है ये है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चलेगा। यानी जो ट्यूब हमने बनाई है इस ट्यूब की लंबाई को हम बोल रहे हैं x। आप इसको L भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब भी लिख सकते हैं, हम यहां पर इसे x ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, ये आ गया टाइम। अब y एक्सिस में इसका मोशन देखते हैं। y एक्सिस के लिए इक्वेशन लगाएंगे uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब अगर आप वैल्यूज प्लेस करें तो y आ जाएगा, uy है 0 तो 0 प्लस हाफ QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है,
टी की वैल्यू यहां से इसमें प्लेस कर देनी है। तो मेरे पास y का फॉर्मूला आ जाएगा QE अपॉन 2m x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये है एक पैराबोला के लिए। कैसे? अगर आप नोटिस करो यहां पर ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, कौन सी? ये जो QE और 2mu स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू तो बच्चों कांस्टेंट है। देखो चार्ज कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट हो गई, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं y इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर। और अगर आप याद करो ये है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये है पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, तो इसका जो पाथ होगा, पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री हम लोग बनाएंगे बच्चों, वो ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी। ए पर जाने की बजाय ये इस पॉइंट बी पर आकर के टकराएगा और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा y। ठीक है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। चलिए दूसरी फिगर में देखते हैं, इस चीज को ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने जो पार्टिकल लिया था, हमने कहा था भाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल है सपोज वो यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, और उसका पाथ ऐसा आया, ऐसा आ गया, यहां पर आ गया वो। ठीक है, उसको सीधा जाना था तो कहां जाना था? अगर वो सीधा जाता तो वो इस पॉइंट पर जाता, ए पर। आया कहां पर? बी पर। इनिशियल पॉइंट था ओ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, ये पॉइंट तो है इसका इनिशियल पोजीशन, ओ इज द इनिशियल पोजीशन, और ये जो बी पॉइंट है ये है इसकी फाइनल पोजीशन। हम सबको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ओबी डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको कैसे कैलकुलेट करें? अब देखो ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, तो ये जो d डिस्प्लेसमेंट है आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का। ठीक है, अगर आपसे वेलोसिटी भी निकालने के लिए कही जाए, यहां पर वेलोसिटी निकाल करके बताइए, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में इन वेरिएबल्स को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर जो वेलोसिटी है वो है v, इस v के मैं दो कंपोनेंट बना लेता हूं, एक vx और एक vy। सपोज यहां तक का जो टाइम है वो t लगा है, तो आप vx के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं ux प्लस axt। ax तो 0 था तो vx की वैल्यू आ गई u। इसी तरीके से y कंपोनेंट vy आप लिखेंगे uy प्लस ayt, uy 0 था तो vy की वैल्यू आ गई qet अपॉन m। ठीक, अब जब दो कंपोनेंट्स पता हो तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जो v आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस QET अपॉन m का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप उसकी वेलोसिटी एट द एग्जिट पॉइंट निकाल सकते हैं कि वो जो एग्जिट पॉइंट था वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि भैया ये एंगल भी बताओ आप, ये जो एंगल है अल्फा, ऑल्सो फाइंड द एंगल अल्फा, तो उसके लिए भी हम वेक्टर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे जो एंगल tan अल्फा है वो आ जाएगा vy अपॉन vx। vy की वैल्यू कितनी थी? QET अपॉन m, और vx की वैल्यू कितनी थी? u। तो इससे आप एग्जिट एंगल भी निकाल सकते हैं
एट द टाइम ऑफ एग्जिट जो वेलोसिटी एंगल बनाएगी विद द एक्स एक्सिस, आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था बच्चों मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर कैसे समझते हैं, एक क्वेश्चन देख करके। चलिए इसी सेम कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देख लीजिए पूरा एक्सप्रेशन ये था आपके पास, ठीक है ना। चलिए, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम। हमें चार्ज दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और मास है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम, मिली होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 3, मिली जो प्रीफिक्स है 10 की पावर माइनस 3 होता है, ठीक है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू भी दी गई है 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे थी तो चार्ज पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो थीटा ऑटोमेटिकली 90 था उस केस में, ठीक है ना। टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स। आपको टाइम दिया गया है, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप याद करो हमारी डेरिवेशन की तरह आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको y का वैल्यू निकालना है, और फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। x कैसे निकलेगा ut से, y कैसे निकलेगा QET स्क्वायर अपॉन 2m से। देखो जो यहां पर x आएगा बच्चों, x आ जाएगा ut से, y आ जाएगा QE अपॉन 2m t स्क्वायर से, ठीक है। टाइम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 10 सेकेंड्स। देखो QET स्क्वायर 2m सब कुछ है हमारे पास, ut सब कुछ है हमारे पास, आप इससे x निकाल सकते हैं। तो x आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 3 इंटू 10 दैट इज 10 की पावर 4 मीटर। y आ जाएगा q है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, e है 10 की पावर 3, t का स्क्वायर 10 की पावर 2 अपॉन 2 इंटू m हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके हो गया प्लस 3, तो 6 बन गया, 10 की पावर 6 और माइनस 6 कैंसिल। इस 10 को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10, सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 10 की पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर QET स्क्वायर अपॉन 2m में, है ना। ये था y की वैल्यू था QE 2m, x स्क्वायर भी तो था यहाँ पर, देखो y की वैल्यू में अगर आप इसकी फॉर्म में देखोगे x की फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो, और अगर t की फॉर्म में देखोगे तो सीधा QET स्क्वायर अपॉन 2m आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे आपके पास y और x दोनों आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, आप डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। आई होप सबको समझ में आ गया। तो आप इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी के लिए भी मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया। आप Vx निकालेंगे इस फॉर्मूला से, Vy निकालेंगे इस फॉर्मूला से, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। समझ में आया सबको बच्चों, ये सो नो। तो इस तरीके से आप इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ठीक ये जो हमने डेरिवेशन करी थी बिल्कुल इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। बात समझ में आ गई सबको, ये सो नो। बच्चों देखो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया सा कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट, डीपीपीज और क्वेश्चंस अवेलेबल कराता हूं। प्लीज स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।